सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी भाग 1 का पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर अपना अभ्यास कार्य करिएगा। सबसे पहले भाषा। मनुष्य इस संसार का सबसे विवेकशील प्राणी है। वह जिस समाज में रहता है उस समाज के अन्य सदस्यों के साथ उसे परस्पर विचार विनिमय की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के इन्हीं भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने की आवश्यकता ने जिस माध्यम को जन्म दिया वह भाषा है। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। मनुष्य जब बोलता है तो उसके मुख से जो सार्थक ध्वनियां निकलती हैं उनसे ही शब्दों का निर्माण होता है। भाषा के द्वारा विचार प्रकट करने के लिए शब्दों और वाक्यों को बोलकर या लिखकर प्रयोग किया जाता है। यही प्रयोग भाषा कहलाती है। देखिए चित्र में, देखिए ये आपस में बात हो रही है। देखिए ये लड़की कह रही है, अरे आनंद तुम कब आए? आनंद ने कहा, मैं 1 घंटे से यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो ये हमारी कौन सी भाषा है? बोलने वाली। दूसरे चित्र में देखिए, दादाजी मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वह अपने दादाजी को बता रही है, तो किसके माध्यम से बता रही है? लिखकर। तो ये हमारी कौन सी भाषा हुई? लिखित भाषा। यानी पहले चित्र में बोलकर कही गई मौखिक भाषा, दूसरे चित्र में लिखकर कही गई लिखित भाषा। जैसे नीचे भी दिया है। ऊपर दिए गए चित्र में आनंद और प्रज्ञा बातचीत करके अपने मन की बात प्रकट कर रहे हैं। दूसरे चित्र में अंकिता पत्र लिखकर अपने मन के भाव को प्रकट कर रही है। ओके। भाषा सार्थक ध्वनियों का ऐसा मेल है जिसके माध्यम से हम अपने मनोभावों, विचारों को एक दूसरे से बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के रूप। व्यक्ति अपने भावों तथा विचारों को आपस में बोलकर, सुनकर अथवा पढ़कर, लिखकर प्रकट करता है। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुख से बोली जाने वाली अथवा कानों से सुनी जाने वाली बोली भाषा का मौखिक रूप है। यह भाषा का ध्वनि रूप होता है, जैसे 2 व्यक्तियों का आपस में बातचीत करना, शिक्षक द्वारा बच्चे को बोलकर पढ़ाना या प्रश्न पूछना, प्रश्न सुनकर छात्र का जवाब देना। उपयुक्त सभी उदाहरण मौखिक भाषा के हैं। अपने विचारों को बातचीत के द्वारा व्यक्त करने में जिस रूप का प्रयोग होता है वो मौखिक भाषा। लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप भाषा का लिपि रूप होता है। इसमें व्यक्ति मुख से बोली गई ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों या लिपि चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करता है और इन व्यक्त विचारों को पढ़कर समझता है। जैसे देखिए नंबर 2 पे लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप भाषा का लिपि रूप होता है। इसमें व्यक्ति मुख से बोली गई ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों, लिपि चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट करता है और इन व्यक्त विचारों को पढ़कर समझता है। पुस्तक, पत्र, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा प्रयोग की जाती है। भाषा का लिखित रूप उसे स्थायित्व प्रदान करता है। जैसे दादाजी रामायण पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानी लिख रहा है, वह भी अपना गृह कार्य कर रही है। उपयुक्त सभी उदाहरण लिखित भाषा के रूप हैं। अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करने में भाषा के जिस रूप का प्रयोग होता है वह लिखित भाषा कहलाती है। कभी कभी हम अपने भाव, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए एक तीसरे रूप का भी उपयोग करते हैं। उपयुक्त चित्रों में माँ और यातायात पुलिस का कर्मचारी अपने अपने भावों को संकेत के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। इन्हें सांकेतिक भाषा कहा जाता है। लेकिन प्रत्येक भावों अथवा विचारों को ना तो संकेत के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है और ना समझा जा सकता है, इसीलिए इसे भाषा के रूप में मान्यता
नहीं मिली है। मातृभाषा, हिंदी को हम मातृभाषा भी कहते हैं, तो ध्यान दीजिए, मातृ प्लस भाषा अर्थात माँ द्वारा प्राप्त भाषा, वह भाषा जिसे बच्चा अपनी माँ तथा परिवार द्वारा सीखता है। बच्चे का परिचय सर्वप्रथम इसी भाषा से होता है। यदि बच्चा बंगाली परिवार से है तो उसकी मातृभाषा बांग्ला होगी। यदि वह गुजराती परिवार से है तो उसकी मातृभाषा गुजराती होगी। तो आया बच्चों समझ में आपको? बच्चा जिस राज्य में, जिस परिवार में, ये जिस उसका जो भी परिवार है, बंगाली है, गुजराती है, पंजाबी है, वो जैसे भी भाषा बोलना सीखता है वह उसकी मातृभाषा होती है। राष्ट्रीय भाषा, भारतीय संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारत के अधिकांश क्षेत्र में बोली, समझी और पढ़ी लिखी जाती है। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे इस प्रकार हैं: हिंदी, पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, बांग्ला, कोंकणी, असमिया, बोडो, मैथिली, डोगरी, कन्नड़, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, संथाली व सिंधी। राजभाषा, राजभाषा अर्थात राजकाज की भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के कार्यालयों के कामकाज के लिए किया जाता है। हमारे देश भारत में कार्यकाली कामकाज हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में किया जाता है, परंतु हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। संपर्क भाषा, वह भाषा जिसका प्रयोग देश के निवासी एक दूसरे से परस्पर संपर्क करने के लिए करते हैं। भारत की संपर्क भाषा हिंदी तथा विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी। बोली, देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं, जैसे भोजपुरी, बुंदेली आदि। बोली का क्षेत्र सीमित होता है और इसमें प्राय साहित्य की रचना नहीं होती। जब कोई क्षेत्रीय बोली एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है और उसमें साहित्य रचा जाने लगता है तो उसे वहाँ की भाषा कहा जाने लगता है। ओके, जैसे जब कोई क्षेत्रीय बोली एक सर्वमान्य रूप प्राप्त कर लेती है और उसमें हम किसी भी साहित्य की रचना करते हैं तो वो वहाँ की भाषा कहलाती है। उपभाषा, जब बोली का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है तब वह उपभाषा बन जाती है। बोलियों में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती, परंतु उपभाषा में साहित्य की रचना होने लगती है। उपभाषा का क्षेत्र जब विस्तृत हो जाता है तब वह भाषा का रूप ले लेती है। लिपि, लिपि को देखिए, मुख से बोली जाने वाली ध्वनियों को उनके संकेत चिन्हों के द्वारा प्रकट करने अर्थात उनके लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। संसार की भाषाएं अलग अलग लिपियों में लिखी जाती हैं। नीचे देखिए, नीचे तालिका में भारत तथा विश्व की कुछ प्रमुख भाषाओं के नाम तथा उनकी लिपियां दी गई हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ। भाषा, लिपि, हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, मराठी देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू, फारसी, नेपाली देवनागरी। भाषा और लिपि, अंग्रेजी रोमन, जर्मन रोमन, स्पेनिश रोमन, अरबी, फ्रेंच रोमन, पॉलिश रोमन, रूसी क्रिलिक। अरबी की लिपि हमारी अरबी ही है, मतलब जो भाषा है जो हम बोल रहे हैं उसी को हम लिख रहे हैं। साहित्य, साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहते हैं।
साहित्य के द्वारा ही कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास के रूप में किसी जाति या वर्ग का जीवंत रूप पाठक के सामने आता है। साहित्य ही मनुष्य की अनुभूति के अनेक पक्षों को उजागर कर उनसे पाठक को परिचित करवाता है। साहित्य की भाषा ही साहित्यिक भाषा कहलाती है। इसमें कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, निबंधकार के अपने अनुभव एवं ज्ञान रचना के रूप में साकार होते हैं। व्याकरण। व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण से ही हम ध्वनि से वर्ण, वर्णों से शब्द और शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं। व्याकरण की सहायता से हम वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। देखा विद्यार्थियों, सबसे पहले हम वर्ण सीखते हैं, वर्ण से फिर हम शब्द बनाना सीखते हैं और फिर शब्दों से हम वाक्य बनाना सीखते हैं। यह कार्य कौन करता है? व्याकरण। तो व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध रूप में बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। आप देखिए, जैसे ये चित्र है, चित्र में देखिए बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, गाय घास खा रहा है, घोड़ा दौड़ रहे हैं। क्या यह सही है? नहीं। तो देखिए, उपयुक्त तीनों वाक्य व्याकरण के अनुसार गलत हैं। आइए पता लगाते हैं कि वाक्यों में किस प्रकार की गलती है। तो देखिए, सही वाक्य, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। वाक्य में पर कारक का प्रयोग गलत है। यहाँ पर मैं कारक का प्रयोग होगा, है ना। बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, बच्चे मैदान पर नहीं, मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल। वाक्य 2, गाय घास खा रहा है। सही वाक्य क्या है? गाय घास खा रही है, क्योंकि गाय स्त्रीलिंग है, इसीलिए क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी। वाक्य 3 है, घोड़ा दौड़ रहे हैं। सही वाक्य, घोड़ा दौड़ रहा है, क्योंकि यहाँ घोड़ा एक वचन है, इसीलिए क्रिया भी एक वचन में होगी। व्याकरण के विभाग। व्याकरण के 3 विभाग हैं। वर्ण विचार। इस विभाग के अंतर्गत मुख से उच्चारित ध्वनि रूपों, वर्ण, स्वर एवं व्यंजन के भेद, उनके उच्चारण आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। इस विभाग के अंतर्गत शब्दों के भेद, रचना, शब्द बनाने की क्रिया और नियमों का अध्ययन किया जाता है। 3, वाक्य विचार। इस विभाग के अंतर्गत वाक्य की बनावट, भेद, वाक्य विश्लेषण आदि का अध्ययन किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स,